चलिए, 50 क्वेश्चन दिए गए थे करंट अफेयर्स का, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये दिया गया था कि खाद्य कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहां है। यही प्रश्न है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर आप क्या लिए होंगे, रोम लिए होंगे। कितने लोग लिए हैं रोम? देखिए 50% से कम लोग, यानी कि 15 लोग ऐसे हैं जो रोम आंसर लिए। यानी कि मैक्सिमम लोग एक आसान सा क्वेश्चन क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। और आपकी कंपटीशन की तैयारी का अगर आधार माना जाए तो मूल में सेट है, सेट खूब मारते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग पढ़ाते खूब है। अब अगर आप जीवन भर सेट मारे हो और ये प्रश्न गलत हो रहा हो तो निश्चित रूप से समस्या है। ये बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। तो इसी तरीके के अगर आसान प्रश्न बीपीएससी शिक्षक में आ जाए तो गलत हो जाएगा, बीपीएससी में भी आ जाए तो गलत हो जाएगा, तो नहीं होना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है, वियना घोषणा और कार्रवाई कार्यक्रम एक मानवाधिकार घोषणा है, वियना घोषणा, जिसे कब वियना ऑस्ट्रिया में मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन में सर्वसम्मति से अपनाया गया। तो इसका उत्तर लेना है 5 जून 1993। ये इसी साल जून में इसका 30 वर्ष हो गए थे। 25 जून 25 जून 1993। हम 5 जून बोले हैं, 25 जून 1993। इसी साल इसका हुआ है 30 वर्ष, ठीक है। तो वियना घोषणा और कार्रवाई कार्यक्रम एक मानवाधिकार घोषणा है जिसको सर्वसम्मति से अपनाया गया था 25 जून 1993 को। थोड़ा बहुत इसमें डिस्कशन भी है, ठीक है। तो डिस्कशन एक ही साथ कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस के आंसर लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। हमको पता है कि इसमें भी आप लोग गलत किए होंगे। ई बैलून में हवा भर के उड़ाने वाला प्रश्न नहीं है, ये आराम से, ये सब है आसान शब्दों में आसान प्रश्न, लेकिन यहीं पे आपसे गलती होती है और आप इसी को कहते हैं ह्यूमन एरर करना। ये सब प्रश्न हम लोग हल्के में लेते हैं, नहीं ये सब तो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जब प्रश्न आता है, विकल्प आता है और हम गलत करके चले जाते हैं। जैसे इसका आंसर होगा चीन, गलत हो गया होगा बहुत लोगों से। तो कितने लोग इस प्रश्न को चीन में उत्तर लिए हैं? मैक्सिमम लोग लिए हैं चीन, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का हाथ नहीं उठा, इसका मतलब गलती हुआ है। आसान प्रश्न है लेकिन गलत हो जाता है। तो विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, और दूसरे नंबर पर भारत पहुंच गया, पहले तीसरे नंबर पे था। ये जापान को पीछे छोड़कर भारत कितने पोजीशन पे पहुंचा है? दूसरे नंबर पे। तो ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए समर्पित इसरो की पहली अंतरिक्ष वेधशाला होगी, क्या होगी भैया? आदित्य L1, ठीक है। आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन करने के लिए समर्पित इसरो की पहली अंतरिक्ष वेधशाला होगी। सो ध्यान रखिएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, CERN CERN की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर डी होगा 1954 में। 1954 में, यानी कि 5 का आंसर आपको डी ले लेना है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या गड़बड़ा गया बहुत लोग का? ये वाला नहीं गड़बड़ाना चाहिए, ये वाला नाटो वाला ये सब गलत नहीं होना चाहिए। हाल ही ऐसे ही प्रश्न आप लोग चाहते हैं ना कि ऐसे ही प्रश्न का टेस्ट हो, लेकिन एनसीईआरटी टेस्ट का नेचर और करंट के टेस्ट के नेचर में बहुत अंतर है। बहुत सिंपल करके प्रश्न पूछा गया है, इसलिए पूछा गया है कि सिंपल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे और आपसे गलत भी हो सकता है। और इसमें कुछ उद्देश्यों से यह क्वेश्चन सेट किया गया है कि कुछ चीजें जो आप तक नहीं पहुंच पाई है वो इन प्रश्नों के माध्यम से क्या हो जाए, पहुंच जाए। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित वार्षिक जेंडर गैप रिपोर्ट
के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? 127वां, बी आंसर हो जाएगा। 6 का बी आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, हाँ 7वां नंबर यहां पे ऊपर है। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो सूरीनाम के द्वारा। ठीक है, तो यहां ध्यान रखेंगे। हम इसके डिस्कशन वाले पक्ष पे भी आएंगे थोड़ा सा, पहले कुछ क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन वाले पक्ष पे आएंगे। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें कितने देश शामिल हैं? 7 आंसर लेंगे। 8 का डी, हाल ही में भी बैंकॉक में इसका शिखर सम्मेलन भी हुआ है, सो वो भी प्रश्न पूछने की क्या है, संभावना है। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1949 समाजवादी कंट्री के विस्तार को रोकने के लिए नाटो की स्थापना हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री को किस देश के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द 9 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर लेना है आपका मिस्र। ठीक है, तो 10 प्रश्नों का आंसर आया आपका। इसमें से कुछ प्रश्नों को डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे स्वर्ण का पहला डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। CERN ये यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, यहां से हमने प्रश्न पूछा था सिंपल कि CERN की स्थापना कब हुई थी, जिसमें आपने आंसर क्या लिया है? 1954 लिया है। और इसमें 23 सदस्य देश हैं, जिसमें से 22 सदस्य यूरोपीय देश हैं और एकमात्र देश इजराइल है जो गैर यूरोपीय राष्ट्र है CERN की सदस्यता में। टोटल 23 देश हैं CERN में, जिसमें से 22 यूरोपीय हैं और एक मात्र देश इजराइल है जो गैर यूरोपीय है। अभी मैंने CERN से आपसे प्रश्न पूछा है, तो उसी के बिहाफ पे ये डिस्कशन हम आपका किए हैं। तो ये लाइन से ही हमने प्रश्न लिया था, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन और था जिसको बताने के लिए मैंने ये पीडीएफ खोला है। ठीक है, सो ध्यान में रखिएगा। 1954, 23 सदस्य 10, जिसमें से एकमात्र गैर यूरोपीय देश इजराइल। उसके बाद अगला जो जिसको आपको डिस्कस करना है वो है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। यही है भारत और सूरीनाम ने भारतीयों के आगमन, अभी हाल ही में सूरीनाम में भारतीयों के आगमन के तकरीबन कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? 150वीं वर्षगांठ। यानी कि हाल ही में 150 साल पहले पहली बार भारतीयों का एक बेड़ा कहां पहुंचा था? सूरीनाम पहुंचा था। और उसका इसी साल 2023 में कितना साल हो गया? 150
साल हो गया। ठीक है, तो इसी बिहार पे हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। कहां के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया? भारत के राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू को। तो संभव है कि यहां से प्रश्न जो मैंने पूछा है उससे भी घुमा के कहीं आ जाए, इस कारण से थोड़ा सा क्या किया, डिस्कशन कर लिया। ठीक है, 1873 से 1916 की अवधि में 34,000 से भी अधिक भारतीयों को बागानों में काम करने के लिए गिरिमिटिया मजदूरों के रूप में ब्रिटिश भारत से सूरीनाम लाया गया था। मैंने गिरिमिटिया पद्धति के बारे में कई बार चर्चा किया है, जिसमें यहां के मजदूरों को एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे छोटे छोटे आइलैंड पे क्या कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था, जो वहां पे बसे और फिर आगे। और 5 जून 1873 को भारतीयों का पहला समूह लल्ला रूख नामक जहाज पर सवार होकर सूरीनाम के समुद्र तट पर ये हमारे भाई पहुंचे थे गिरिमिटिया के रूप में। और आज हमारे देश के राष्ट्रपति को उसी देश का सर्वोच्च सम्मान क्या किया गया है, दिया गया है। अगला जो आपका बिमस्टेक है, जिसको थोड़ा सा डिस्कस करने की जरूरत है। अभी हाल ही में बिमस्टेक का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। तो वहीं से ये क्वेश्चन हमने उठाया कि इसमें कितने सदस्य देश मतलब हैं। शिखर सम्मेलन भी हुआ था इस हाल ही में। तो इसमें जो 7 सदस्य देश हैं, इसमें कुछ इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी है, जिसको रख लेना है। बिमस्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 सदस्य इसमें क्या है, शामिल हैं। कितने सदस्य? 7। और इसका उद्देश्य था अपने सदस्य देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को क्या करना, बढ़ावा देना, जिसमें जिन देशों में है बांग्लादेश 1, भूटान 2, भारत 3, म्यांमार 4, नेपाल 5, श्रीलंका 6 और थाईलैंड 7। इसलिए थोड़ा सा इसका डिस्कस करना क्या था, यहां जो हो रही था। बिमस्टेक का भी प्रश्न आता है बिमस्टेक से। उसके बाद हमने नाटो का लिया था। नाटो से तो फिर उतना ही काफी था। नाटो अभी हाल ही में खबरों में इसलिए रहा था कि एक अमेरिकी सीनेटर ने कहा है कि वह भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाने के लिए एक विधेयक पेश करने की योजना बना रहा। भारत नाटो का सदस्य हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह अलग डिस्कशन का विषय है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने सोचा कि कहीं हो सकता है कहीं आपका आयोग नाटो में इंटरेस्ट दिखाए और सिंपल क्वेश्चन कहीं पूछ दे कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, या इसकी उद्देश्य था कि समाजवादी देशों के विस्तार को क्या करना, रोकना इत्यादि। तो ये एक कारण था, इस कारण से मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए रखा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका फुल फॉर्म है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 31 देशों का क्या है, एक समूह है। बस यही वजह था पूछना कि भारत को भी इस लपेटे में लेने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी जो प्रश्न है वहीं से केवल डिस्कशन होगा। अगला प्रश्न था कि भारत के प्रधानमंत्री को किस देश के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द 9 पुरस्कार दिया गया था? तो मिस्र से यह संबंधित था। तो नील पुरस्कार का आदेश हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द 9 पुरस्कार से क्या किया, सम्मानित किया। मैंने यही प्रश्न आप लोगों से क्या किया है, पूछा है। ठीक है, तो इसलिए ये बेसिक डिस्कशन आप लोगों के लिए जरूरत है और यही, इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं। अगर मान लीजिए ऐसे पूछना हो तो मिस्र का कहीं ज्योग्राफिकल कंडीशन पूछ दे, किन देशों से लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है,
सुएज कैनाल के आसपास से सवाल पूछ दे, तो ये आपका काम है कि थोड़ा मैप पे जाके इसका क्या कर लेंगे, है ना, देख लेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि 1997 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी जो हाल ही में प्रधानमंत्री मिस्र की यात्रा पे थे, यानी कि 3 उधर 23 26 साल बाद कोई प्रधानमंत्री मिस्र की यात्रा पर गया था। और बाकी उस पुरस्कार के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। तो खैर आते हैं फिर प्रश्नों पे। 10 प्रश्न तक के क्वेश्चंस के आंसर बता दिया था और उसमें भी जो पॉइंट्स डिस्कशन के योग्य था मैंने अभी डिस्कशन किया था। 10 प्रश्न के बाद आपका जो 11वां प्रश्न है वो कहता है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो 161। सिंपल प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। 180 देशों में यह स्थान उसको प्राप्त हुआ है। 12 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसे विश्व बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यह भी बहुत आसान प्रश्न है, अजय बंगा। आसान है लेकिन पूछने वाला सब प्रश्न है। यह प्रश्न आपसे सिंपल जरूर पूछे गए हैं टेस्ट में, अभी हमने इस टेस्ट में लिया है, लेकिन सब उल्लेखनीय क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। सितवे बंदरगाह अभी हाल ही में चर्चा में आया था। सितवे बंदरगाह कहां है, किस देश में है? म्यांमार में है, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। म्यांमार का मुद्रा पूछेगा तो क्या आंसर लेंगे आप? म्यांमार का मुद्रा क्यात, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब सवाल तो यही है कि अगर आप जीवन में रट्टा मार के भी कभी किसी कालखंड में पढ़े हो तो आज प्रश्न पूछने के बाद तो यही पता चलता है कि कौन काम के है। क्यात बोले हैं तो कौन काम के, तो वैसा पढ़ाइए क्यों करते हैं हम लोग? जब तक दिमाग फर्टाइल नहीं होगा इतने आसान आसान प्रश्नों का भी आपके दिमाग में ठहराव नहीं होगा। इसी कारण से अपने जीवन से उन किताबों को बाहर निकाल दीजिए जो आपके बुनियाद को क्या करते हैं, कमजोर बनाते हैं। ठीक है, सोचने समझने की एक बेहतर शक्ति होगी तभी तो आप इन प्रश्नों का एनालिसिस या फिर करंट के मैगजीन्स भी पढ़ के ठीक से एनालिसिस कर पाइएगा। आगे 13 नंबर प्रश्न के बाद 14 नंबर प्रश्न कहता है कि 2023 में COP28 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो आंसर लेना है इसका दुबई। 14 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रही हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? किंजल मिसाइल को तो रूस ने किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब होता है कि जो ध्वनि से भी तेज गति जिसकी हो। ध्यान रखेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बना? यह बहुत हमको प्रभावित करने वाला तथ्य लगा। पंजाब आपकी सरकार बनी है ना। आपने राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, आप राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, ये राइट टू वॉक हो गया। राइट टू हेल्थ की बात करते हैं, अब हमारे देश में राइट टू वॉक भी होता है और वो कहां होता है? पंजाब में। राइट टू हेल्थ कहां है? राजस्थान में नहीं। और पंजाब में किसकी सरकार है? अरविंद केजरीवाल माने आम आदमी पार्टी की है। भगवंत मान वहां के क्या है? सीएम है। तो ये बहुत प्रभावित करने, पूछना चाहिए ये सब प्रश्न। अब नहीं पूछे तो अलग बात है। और ऐसे ही आना धून करके ही प्रश्न नहीं पूछा गया है। ये सब प्रश्न पूछने का क्या है? वजह है। ऐसा नहीं कि अंधुले आए प्रश्न दे दिया। और इस सब का कुछ ना कुछ बैठ के सोच के ही प्रश्न के विकल्प से भी आपको कहीं कहीं पता चलेगा कि सर ने ऐसा विकल्प क्यों दिया। आगे देखिएगा आपको मिला होगा प्रश्न जो संगठनों के हेडक्वार्टर से है या फिर स्थिति से है, तो देखिएगा उसका विकल्प जो दिया गया है वो इसीलिए दिया गया सारे संगठन को विकल्प के माध्यम से क्या करा दिया जाए, याद करा दिया जाए।
और संगठन में देख लीजिए एफ ए ओ गलत किए हैं आप, मैक्सिमम लोग गलत किए हैं। तो समझिए कि सिंपल सिंपल प्रश्न गलत हुआ है, तो बाकी तो नीचे जो प्रश्न मिला होगा तो उससे भी मुश्किल था। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में किसने प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया को कम करने में मदद करने के लिए फ्रेमवर्क शुरू किया? तो इसका आंसर ले लेना है WHO। WHO ही शुरू किया है। हाल ही में किसने प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया को कम करने में मदद करने के लिए फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। एनीमिया में खून की कमी हो जाती है मोटा मोटी, और खासकर आरबीसी की, सो ध्यान रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में एनसीबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, किस ऑपरेशन के तहत एक साल में 40,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए थे? ऑपरेशन समुद्रगुप्त। आंसर क्या लेंगे इसका? ऑपरेशन समुद्रगुप्त है। यह सब प्रश्न आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा तो छोड़ेंगे आप, उपाय कोई नहीं है इसमें दिमागों लगावे वाला बात नहीं है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस संगठन ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? तो यह इसरो से चूंकि संबंधित था, इस प्रश्न को हमने क्या किया? सेट किया। इसरो, और इसरो तो अभी चर्चा का विषय है ही। इक्कीस नंबर प्रश्न पे अगर हम चले तो इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है आपको पता ही होगा, क्यों इन सब प्रश्नों को हमने सेट किया है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। 23 नंबर क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी अनुमानित वृद्धि दर क्या रहा है? तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर लेना है बी, 6.4% रहा है। वही फाइनेंशियल ईयर 2024 में 6.7 की बात हुई है। 2024 में फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.4, 24 होगा तो 6.7 की वृद्धि दर्ज की जाएगी। 24 नंबर प्रश्न, हाल ही में चक्रवात मोचा से हुई तबाही में म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? बता सकते हैं? ऑपरेशन करुणा। तो 24 का ए आंसर ध्यान रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप खिताब अपने नाम किया? आंसर हो जाएगा इसका चीन। 13वां सुदीरमन कप दक्षिण कोरिया को हराकर चीन जीता है। हालांकि ये किस खेल से संबंधित है ये, और कौन वर्ग खेलता है, महिला कि पुरुष? सुदीरमन कप पुरुष वर्ग कि महिला वर्ग? चेक कर लीजिए एक बार, महिला वर्ग शायद, चेक कर लीजिएगा। जैसे एक उबेर कप होता है, वो सुधी रमन कप होता था। सुधीर रमन कप महिलाएं खेलती हैं और उबेर कप पुरुष खेलते हैं, और ये बैडमिंटन से ही संबंधित क्या है, खेल है। और अभी जो भी हमने बात किया आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाल ही में पीएम मोदी ने टोक पिक्सिन में किस पुस्तक, एक तरह की भाषा है ये, टोक पिक्सिन में किस पुस्तक का विमोचन किया? तिरुकुरल। ध्यान रखिएगा, तिरुकुरल। 26 नंबर प्रश्न ध्यान रखिएगा, तिरुकुरल। इसमें थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं।
कौन से मैगजीन में है जी? यह है तिरुकुरल। तो प्रधानमंत्री ने पपुआ न्यू गिनी में नहीं गए थे तो गोड़ छू के प्रणाम किए थे हैं? तो वह वाला सीन बहुत चर्चा का विषय बना था। तो वहां से कुछ प्रश्न लिया, इसमें एक ही प्रश्न हमने लिया कि प्रधानमंत्री ने पपुआ न्यू गिनी में पुस्तक तिरुकुलर को टोक फिक्सिन में अनुवाद का विमोचन किया है, ठीक है। और भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने पपुआ न्यू गिनी के समकक्ष के साथ हाल ही में टोक फिक्सिन भाषा में तमिल क्लासिक तिरुकुरल जारी किया। और तिरुकुलर क्या है? तमिल के पवित्र दोहे हैं जिसे कुराल भी कहा जाता है। तिरुवल्लुवर, जब आप कन्याकुमारी में जाइएगा तो तिरुवल्लुवर की बहुत बड़ी स्टैचू लगी हुई है और बहुत बड़े दार्शनिक भी हैं तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित एक उत्कृष्ट तमिल पाठ है जिसके बारे में माना जाता है कि यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच रहा होगा। तमिल संस्कृति और जीवन पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। तो इसलिए आप बताइए कि इसका जब वहां के लोकल लैंग्वेज में अनुवाद किया जाएगा तो इस पुस्तक को पपुआ न्यू गिनी जैसे क्षेत्रों में भी लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और भारतीय संस्कृति का क्या होगा? उत्थान होगा। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर पॉलिसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो जितना भी भारत की जो बेसिक चीजें हैं या भारत का जो भी कल्चरल जो आपके देश की मान को, सम्मान को बहुत आला दर्जे पे लेके जाता है, हर वो चीज जहां जाते हैं इस तरह की चीजें करने का क्या करते हैं? प्रयास करते थे। कुछ महीना पहले फिजी भी गए थे तो वहां के पाठ्यक्रम में 10+2 तक हिंदी पढ़ना अनिवार्य करने का उन्होंने क्या रखवाया था प्रस्ताव। यह हाल ही में जो हिंदी दिवस जो मनाया गया था उस समय की मैं बात कर रहा हूं। तो ये आपका डिस्कशन कर दिया जानबूझ के कि आपको थोड़ा याद रहे, ठीक है। बाकी बात इसमें कहने के लिए बहुत है। प्रश्न को संदर्भ में ही हमने ये आपके सामने बात रखा है। बाकी बात करने के लिए क्या है? टोक फिक्सिन पपुआ न्यू गिनी के पूरे देश की क्या है? भाषा है। उस देश में तिरुकुलर का अनुवाद करवाना, उस देश की भाषा में अनुवाद करवाना, है ना। तो वहां के लोकल बच्चे के हाथ में किताबें जाएंगी, उनको और भी बेहतर क्या होगी? समझ आएगा और भारतीय कल्चर के बारे में, तिरुवल्लुवर के बारे में, तिरुकुलर के बारे में उनकी जानकारी और बढ़ेगी। अगला प्रश्न है 26 नंबर तक हुआ था। सत्ताईस नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का एक विशेष सिक्का जारी करने का निर्णय लिया? 75 रुपए। ध्यान रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन पे आइए। अंग्रेजों से भारत में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में जाना जाने वाला पवित्र राजदंड सेंगोल किस साम्राज्य से प्रेरित था? चोल साम्राज्य से प्रेरित था, ठीक है। इस पे भी डिस्कशन करेंगे अभी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355। आप सोच रहे होंगे कि सर 352 क्यों नहीं पूछे, 356 क्यों नहीं पूछे, ये 355 का है, पूछ दिए, है ना। तो उसका भी हम कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे कि पूछने की वजह क्या है, किस भाग का हिस्सा है। क्या लिए उत्तर आप? भाग 18, ठीक है। संविधान की जो 10वीं अनुसूची है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखेंगे। थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या। पहले तो सेंगोल वाला, जिसमें हमने प्रश्न पूछा कि ये किस साम्राज्य से क्या था, प्रेरित था। तो ये चर्चा में इसीलिए आया कि पीएम मोदी ने संसद भवन में सेंगोल क्या किया था, अभी स्थापित किया है संसद भवन में। ऐतिहासिक सेंगोल जिसे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने
1947 में अंग्रेजों से भारत में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में प्राप्त किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन में इसे क्या किया जा रहा है, स्थापित किया गया है। पवित्र राजदंड चोल साम्राज्य में अपनी उत्पत्ति का पता लगाता है और माना जाता है कि सेंगोल शब्द तमिल शब्द सेमई से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उत्कृष्टता। सेंगोल को अगर देखेंगे तो सोने का प्रत चढ़ा हुआ है और ये नंदी है ना, जिसे आप शिव जी का नंदी कहते हैं वो, और ये लगभग गुमनामी में रहा इतना बड़ा प्रतीक, और ये आज जाके इस साल नए संसद भवन के ओपनिंग के साथ चर्चा का क्या बना, विषय बना, तो आम जन तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा। सेंगोल का इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत है इंफॉर्मेशन कि सेनेगोल राजदंड का महत्व तब उभरा जब ब्रिटिश भारत के तत्कालिक वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से सत्ता के प्रतीकात्मक हस्तांतरण के बारे में पूछा। ठीक है, कागज पे तो सब हो ही जाएगा इन्हें उन्हें सत्ता, लेकिन कुछ ऐसा प्रतीक चिन्ह भी है आप लोगों का जिसको दे के प्रतीकात्मक रूप से यह बताया जाए कि हम आप अपनी सत्ता आपको क्या कर रहे हैं, सौंप रहे हैं। तो नेहरू ने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, राजा जी का, ये सी राजगोपालाचारी है, राजा जी कहे जाते हैं ये राजा जी, ठीक है। नेहरू भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी से ये सलाह मांगे, जो तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के थेरापल्ली से थे। राजा जी जैसा कि उन्होंने लोकप्रिय शब्द से उन्हें संबोधित किया जाता है, सेनेगोल के उपयोग का सुझाव दिया और वह चोल राजवंश से क्या था, प्रेरित था। यहीं से हमने ये प्रश्न को क्या किया, आपके सामने रखा, और स्वतंत्र भारत के लिए ये सेनेगोल अभी काफी चर्चा में रहा। अगला सवाल था आपका डिस्कशन करने लायक, आर्टिकल 355 से मैंने सवाल क्यों पूछा। तो मैंने क्यों पूछा, तो क्यों का जवाब आपको यहां मिलेगा। आर्टिकल 355 इन्वोक्ड इन मणिपुर, ठीक है। मैंने 352 नहीं पूछा, 352 सिंपली आप बना दीजिएगा या 356 बना दीजिएगा राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में, लेकिन 355 का क्या संदर्भ है। तो राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने मणिपुर में अनुच्छेद 355 लागू किया। पिछले कुछ दिनों में राज्य में अशांति और हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 355 को लागू करके मणिपुर में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली, और इसमें प्रावधान है 355 में, इसमें कहा गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ हर राज्य की रक्षा करना संघ का क्या है, कर्तव्य है। राज्य में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए इसे लागू किया गया है। उपायों के एक भाग के रूप में इम्फाल चुराचांदपुर सड़क को पुलिस और माने बाकी वहां की जो घटनाक्रम है इसमें दिया गया। अनुच्छेद 355 क्या है, अनुच्छेद 355 भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित है, जिसमें 352 में आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात की बात है, ठीक है। तो मैंने प्रश्न आपको यहीं से उठाकर पूछने का प्रयास किया, और मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो भी प्रश्न आपसे पूछा गया है वो यूं ही टपका नहीं दिया गया है। हमने इस मैगजीन को पढ़ा, समझा और जो हमको लगा पूछने का क्या किया, प्रयास किया, और सिंपल बना के पूछा। बनाने को प्रश्न बहुत मुश्किल भी बनाया जा सकता था, ठीक है, लेकिन सिंपल ही बना के पूछा आपसे, और इसके माध्यम से इन सब बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करने का हमने प्रयास किया है। आगे कितने नंबर तक ये प्रश्न गया, 30 हो गया, 31।
31 नंबर प्रश्न कहां गया जी? कोयला उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? क्या लिए उत्तर? दूसरा आंसर हो जाएगा 31 का बी। पहले स्थान पे चीन है, बीपीएससी में पूछा हुआ है चीन के बारे में। ठीक है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति कहां होती है? पेरू के तट से। और इस पे क्या डिस्कशन करना है, मेरा वीडियो है, आप बहुत सिंपल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के वन, वन्य जीवन, नदियों और जानवरों की रक्षा के लिए नागरिकों पर एक गैर बाध्यकारी दायित्व डालता है? गैर बाध्यकारी दायित्व का मतलब क्या? ये नागरिकों के लिए कर्तव्य है। तो इसका मतलब है कि प्रश्न का नेचर ही कह रहा है कि हम आपको फंडामेंटल ड्यूटीज से प्रश्न पूछे हैं, और ये आप बेयर एक्ट में भी चेक करेंगे। इस तरह के प्रश्न जब भी आपसे पूछे जाए तो संविधान का बेयर एक्ट होता है, वहां पे जाके चेक कीजिए, आपको आर्टिकल 51A(G) मिल जाएगा। आर्टिकल 51A(G) आंसर होगा आर्टिकल 51A(G) में ही नदियों और जानवरों की रक्षा के लिए नागरिकों पर एक गैर बाध्यकारी दायित्व डालता है। तो 33 नंबर का आंसर डी। 34 नंबर प्रश्न, वन किस सूची का विषय है? उत्तर ले लेंगे आप, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का विषय है वन, ध्यान रखेंगे आप। सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह हाल ही में कौन बन गया? शनि। बृहस्पति को क्या किया है? रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, संख्या तो नहीं पूछेगा कि कितना इसका उपग्रह है। अगला सवाल जो है 36 नंबर प्रश्न, भारत की जनगणना के 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? देखिए, यह प्रश्न 67 बीपीएससी में पूछा है। ठीक है, मैंने प्रश्न ये वहीं से लिया है और बीपीएससी ने आंसर लिया था 51.50, इसलिए आंसर हो जाएगा 36 का सी। थर्टी 6 का हो जाएगा सी। 37 नंबर क्वेश्चन, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान है। बिहार में कितने, ये देश में कितने राज्य हैं जी? राज्य केंद्र शासित प्रदेश छोड़ के 28, तो 28 नंबर पे है बिहार। तो सबसे अंतिम कहां आंसर क्या दिया है? भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम स्थान, नीचे से प्रथम है हम। ठीक है, किसी भी तरीके से दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, बी पॉजिटिव, है ना? जितने लोग खुद को बी पॉजिटिव बनाए रखते हैं वो सबसे ज्यादा बी निगेटिव होते हैं। बी पॉजिटिव से बी पॉजिटिव नहीं होता। बी पॉजिटिव कहने के साथ साथ बी एक्शन भी होना चाहिए। एक्शन के साथ बी पॉजिटिव कहे तो बात समझ में आती है। खाली मुंह से बी पॉजिटिव कहिए, अंदर अंदर डिप्रेशन में रहिए, टेंशन में रहिए, तो कौन सी के पॉजिटिव है? खाली मुंह के पॉजिटिव। अंदर से भी तो पॉजिटिव रहना है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना सर? 918। एकदम गर्दा कर दिए हैं आप लोग। पूछेंगे 35 को कितने कितने लोगों को सही हुआ है? बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? अच्छा, वहां जब पूछेगा लिंगानुपात तो 918, और बिहार में पूछ देगा कि सबसे ज्यादा किस, भारत का नहीं पूछे हैं हम, बिहार का पूछे हैं, और बिहार में सबसे ज्यादा किस जिले का लिंगानुपात है, तो क्या उत्तर लेंगे? गोपालगंज। ठीक है,
बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? रोहतास में है 73.37 और पूर्णिया में सबसे कम है। सबसे ज्यादा रोहतास में और सबसे कम पूर्णिया में। 40 नंबर क्वेश्चन, आप ही लोग बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? यूपी, महाराष्ट्र और बिहार तीसरे नंबर पे। ठीक है। 41 नंबर प्रश्न, संगठन वाला कुछ प्रश्न है इसमें। निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है? 41 नंबर हमने प्रश्न पूछा है, तो किसका है भाई? यूनेप का है, UNEP। बाकी आप चेक कर लीजिएगा। यूनेप का मुख्यालय नैरोबी में है। और बाकी अब मैं इसमें बता देता हूं, UNDP का न्यूयॉर्क में। ठीक। यूनेस्को का पेरिस, ये वैसे ही पूछता है। और यूनिसेफ का भी न्यूयॉर्क में। हमने कहा था कि जो विकल्प दिए गए हैं वो ऐसे दिए गए हैं जिससे तमाम मुख्यालय हम आपका क्या करवा देंगे, ध्यान में दिलवा देंगे। यूनेप का मुख्यालय अगर नैरोबी केन्या में है तो यूनेस्को का पेरिस में फ्रांस में, और यूनिसेफ न्यूयॉर्क, UNDP न्यूयॉर्क USA का हिस्सा है। क्लियर? 41 नंबर क्वेश्चन क्लियर। 42 नंबर, निम्न में से कौन से संगठन लंदन में स्थित नहीं है? तो अभी आप बनाए हैं ना भाई, FAO रोम में है, तो बाकी कहां है? लंदन में मिनिस्ट्री इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन और राष्ट्रमंडल, ये कहां है? लंदन में। और FAO का पहला ही प्रश्न शायद था जहां मैंने रोम उतर लिया था, तो उसी से वहां जो सही किया होगा वो यहां भी सही किया होगा। वहां गलत का मतलब है कि यहां भी धरा गया होगा। ठीक है। वाशिंगटन में स्थित अंतरराष्ट्रीय संगठन में कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, रुपया पैसा वाला तो सब अमेरिका में होगा, यानी WB माने वर्ल्ड बैंक, IMF, IDA, ये सब कहां है? अमेरिका में। IDA अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। लेकिन IAEA जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, ये वियना में है, इसका मुख्यालय वियना। IAEA जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहां पे इसका संगठन है IAEA का। वर्ल्ड बैंक, IMF और IDA कहां है? ये तीनों वाशिंगटन में स्थित है, और IAEA वाशिंगटन में स्थित नहीं है, तो कहां स्थित है? वियना में स्थित है। निम्न में से कौन सा संगठन जेनेवा में स्थित है? जेनेवा में कौन सा संगठन स्थित है? तो सब, उपरोक्त सभी, WIPO एंड ILO, WTO और WHO और रेड क्रॉस। ऐसा विकल्प लिया गया है कि आपको जेनेवा के साथ सब क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। बिहार के कुल क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कितना नंबर? 45 ना। बिहार के कुल क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र कितना है? यही लिए होंगे उत्तर 7.84%। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितना है? 46 नंबर क्वेश्चन, प्रमंडलों की संख्या कितना? 9। और 101 को क्या है? अनुमंडल है। तो प्रमंडलों की संख्या 9 है, अनुमंडलों की संख्या 101 है।
जिला की संख्या 38 है और 13 नंबर जो संख्या है वो नगर निगम का है। यानी बिहार में कितने नगर निगम है? 13। प्रश्न पूछा बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो उत्तर 9। लेकिन जो विकल्प दिया वो भी अर्थपूर्ण है। 101 आपके हो गए मंडल, अनुमंडल, जिला हो गया 38 और 13 हो गया नगर निगम। अगला प्रश्न आपका 47 नंबर, बिहार राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पादों में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है भाई? तो 19.2%। ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर। और जितने भी विकल्प दिए गए हैं ये सब अर्थपूर्ण है। यानी कि अगर ये वाला जो टॉपिक है 19.2% प्राथमिक क्षेत्र में का योगदान है, तो 19.5% सेकेंडरी सेक्टर का है और 61.2% टर्शियरी सेक्टर का है। और डी नंबर जो विकल्प दिया है ये फॉल्स है। यह तीनों अर्थपूर्ण है। ठीक है, 61.2% है वो टर्शियरी सेक्टर। 1 2 3 बिहार राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.2% हम आंसर ले रहे हैं। अगर आप लोगों को कुछ इसमें डाउट है तो मैं अभी ऐसा आंसर ले लेता हूं कि 19.2% मैंने कहा इस क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट जो प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर और ये टर्शियरी सेक्टर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। इसको हम अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो विचाराधीन, ठीक। लेकिन अभी हम आंसर चेंज नहीं करेंगे इसको। क्या आंसर सही है? ठीक है, तो 47 नंबर का आंसर हो गया ए, ध्यान रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, बाकी में अगर किसी विकल्प में अन्य दिक्कत है तो कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब विकल्प जो भी दिए गए हैं वो अर्थपूर्ण है। यही बताने के लिए कि सेकेंडरी सेक्टर पूछ देगा तो क्या होगा, टर्शियरी सेक्टर पूछ देगा तो क्या होगा। वैसे कृषि प्रधान राज्य है, आपको प्राथमिक क्षेत्र ही पूछना चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की आर्थिक समृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? 9.7%। 48 का बी आंसर हो जाएगा। और ये जो देख रहे हैं 3.47%, ये राजकोषीय घाटा है बिहार का, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? बी 48 का। और 49 नंबर क्वेश्चन तो आप बना ही लिए होइएगा। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? आर्टिकल 243 जी, ठीक है। लेकिन ये यहां से अनुप्रेरित है, लेकिन ये लिस्ट आपको मिलेगा 11वीं अनुसूची में। इस बात का ध्यान रखिएगा 29 विषय का। 50 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार के 7 निश्चय में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा आपका बाल कल्याण, डी आंसर। और आपको पता होगा, अगर हमको फॉलो करते हैं तो 7 निश्चय पे भी मेरा यूट्यूब पे क्या है, एक वीडियो है। अगर दिक्कत होगी तो वहां से आप एक बार रिकॉल करने के लिए देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को भी यूट्यूब